Hello guys, welcome to the channel H2O the A to Z of chemistry। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 5। बट मेक श्योर आपने पहले सभी लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले देखे हुए हों। पिछले लेक्चर में हमने ग्रुप 1 एलिमेंट्स दैट इज द अल्कली मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना शुरू किया था। कुछ प्रॉपर्टीज को हमने पिछले लेक्चर में सीखा, तो आज हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए केमिकल प्रॉपर्टीज का पार्ट 2 देखेंगे। There is going to be a part 3 also for the lecture, क्योंकि हम यहाँ पे आपके लिए एक डिटेल्ड डिस्कशन लेके आ रहे हैं। इतना ज़्यादा डिटेल में कंटेंट हम आपको दे रहे हैं सो दैट कि आपको एग्जामिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हो जिसके बारे में आपने पहले ना पढ़ा हुआ। सो इसके लिए आपको करना क्या होगा? करना ये है कि आप शुरू से लेके एंड तक इस लेक्चर को ज़रूर देखें, कुछ भी मिस नहीं करें, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन भी हम आपको एट द एंड बताते हैं कि कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। और इनफैक्ट वो आपका एक टेस्ट होता है एट द एंड ऑफ द लेक्चर, जहां पे वो जो आंसर्स हैं क्वेश्चंस के मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, वो सिर्फ तब बताऊंगी जब आप अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट करेंगे। सो ये रहा आज का टॉपिक। और इसके साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हुए हम फॉर्म क्या करते हैं, अल्कली मेटल किसी चीज के साथ कंबाइन करके एक सॉल्ट फॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आप ये जानते हैं कि अल्कली मेटल्स जब ऑक्सीजन ऑफ द एयर के साथ कंबाइन करेगा तो वो क्या फॉर्म करेगा? ऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स। तो हम क्या कर रहे हैं, साथ साथ में इन केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हुए ये जो सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं उनको भी साथ साथ में डिस्कस करते जाते हैं कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, और जो कुछ भी एग्जामिनेशन में उनसे रिलेटेड है वो हम साथ साथ में सीखते हैं, सो दैट कि आपकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो यहाँ पे भी हम यही करने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज को सीखते सीखते साथ ही में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्ट्स ऑफ अल्कली मेटल्स को साथ में डिस्कस करेंगे फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। अदरवाइज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ये दोनों अलग अलग तरीके से आर्टिकल्स दिए हुए हैं, मगर उससे आपको ज्यादा कंफ्यूजन होती है। हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर फ्रॉम द चैनल एंड आई होप कि आप ये लर्निंग मेरे साथ एंजॉय करेंगे। तो शुरू करते हैं ये लेक्चर एक क्विक रीकैप के साथ, जो कुछ भी हमने अल्कली मेटल्स के बारे में सीखा है। तो अल्कली मेटल्स कौन से एलिमेंट्स हैं? वेल, वो है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांशियम, दैट इज द ग्रुप 1 एलिमेंट्स। और उनके बारे में जो हमने लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया था वो था उनकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। और मैंने उन लेक्चर्स के एंड में एक हैव एन एज सेक्शन दिया था जो कि आपको क्विक रिविजन में हेल्प करता है, तो हम उसी को देखते हुए जल्दी से उन लेक्चर्स को रिवाइज करते हैं। तो हमने कुछ ट्रेंड्स देखे जहां पे लिथियम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि मैक्सिमम होंगी, और डाउन द ग्रुप जाते हुए सीजियम की वही प्रॉपर्टीज सबसे लीस्ट होंगी। और सिमिलरली हमने कुछ ऐसे ट्रेंड्स भी देखे जहां पे वो प्रॉपर्टीज के लिए लिथियम की वैल्यू सबसे लोएस्ट होंगी और सीजियम की वैल्यू सबसे ज्यादा होंगी। तो वेल, हम वो जल्दी से ट्रेंड्स को देख लेते हैं। सबसे पहले लिथियम की जो वैल्यूज हैं उसमें हम देखते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज्यादा है, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक साइज सबसे कम है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे मुश्किल हो जाता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी लिथियम की सबसे ज्यादा, डाउन द ग्रुप सीजियम की सबसे कम। सिमिलरली हाइड्रेशन एनर्जी, जो कि चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, और चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज डिवाइडेड बाय साइज। तो डाउन द ग्रुप अगेन साइज इंक्रीज करता है तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती हैं, हार्डनेस डिक्रीज करती है। लिथियम इन सब में से हार्डेस्ट एलिमेंट होगा और डाउन द ग्रुप सीजियम सबसे सॉफ्ट होगा। मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करते हैं। और अगर हम दूसरी साइड पे देखें कि कौन सी वैल्यूज हैं जिसमें सीजियम की हाईएस्ट वैल्यू होगी, तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, आयनिक साइज इंक्रीज करेगा। ये इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। हाइड्रेशन जो है वो सबसे ज्यादा किसकी होती है? वो होती है लिथियम की। तो आयनिक मोबिलिटी
हाइड्रेशन की वजह से कम हो जाती है। तो लिथियम की आयनिक मोबिलिटी सबसे कम होगी और सीजियम क्या, हाइड्रेटेड आयन का साइज सबसे छोटा होगा, तो आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। और आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी तो सीजियम की कंडक्टिविटी इन सोल्यूशन भी ज्यादा होगी। और हार्डनेस अभी हमने डिस्कस किया कि लिथियम सबसे ज्यादा हार्ड है तो सीजियम सबसे ज्यादा सॉफ्ट है, तो सॉफ्टनेस इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज डाउन द ग्रुप। एक और प्रॉपर्टी थी जिसके अंदर कुछ थोड़ा सा चेंज था कि डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज करती है, मगर पोटाशियम की डेंसिटी सोडियम से कम है, क्योंकि यहाँ पे 3d ऑर्बिटल्स आने की वजह से साइज थोड़ा ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। साइज इंक्रीज करता है तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगी और डेंसिटी कम होगी। सो पोटाशियम दिस हैज अ लोअर डेंसिटी दैन सोडियम। तो ये था जो लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया। और लेक्चर नंबर 4 दैट इज द लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स की, तो उनको भी जल्दी से रिवाइज करते हैं। सो लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शंस में 3 तरह की रिएक्शंस को सीखा था। एक था अल्कली मेटल्स की रिएक्शन वाटर के साथ, एक अल्कली मेटल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, और एक अल्कली मेटल की रिएक्शन एयर के साथ। तो एयर में ऑक्सीजन भी होगी, साथ में नाइट्रोजन भी होगी, और दोनों के साथ कौन रिएक्ट करता है कौन नहीं रिएक्ट करता है ये हमने पिछले लेक्चर में सीखा था। तो जब वाटर के साथ अल्कली मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो सारे के सारे क्या फॉर्म करते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन इवॉल्व होता है। और ये हाइड्रोक्साइड जो है, दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस दैट आर नोन टू अस। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के साथ सारे के सारे अल्कली मेटल्स, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो फॉर्म करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड। मगर अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो उस केस में लिथियम अपना ऑक्साइड फॉर्म करेगा, सोडियम अपना परऑक्साइड फॉर्म करेगा, और पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम सुपर ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हमने इनको डिटेल में डिस्कस किया, हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे, ऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स की क्या होती हैं, और इनको डिटेल में अंडरस्टैंड किया था। ऑलराइट, अब जब एयर की बात आती है तो एयर के अंदर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होता है, तो ये सारी जो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है वो सब एयर के साथ भी रिएक्शन सिमिलर होंगे। अलॉन्ग विद दैट नाइट्रोजन ऑफ द एयर वो डायरेक्टली कंबाइन कर सकती है सिर्फ और सिर्फ लिथियम के साथ और फॉर्म करती है कॉरेस्पॉन्डिंग नाइट्राइड। सोडियम का भी रिएक्शन होता है नाइट्रोजन के साथ, और वो कब होता है, इन प्रेजेंस ऑफ अ वेरी हाई प्रेशर कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंट में रिएक्शन हो सकता है, और उस केस में फॉर्म क्या होता है, नाइट्राइड नहीं फॉर्म होता है, सोडियम अजाइड फॉर्म होता है। और ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि याद रखनी है। सो नेक्स्ट अब हमने जब ऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स को स्टडी किया, हाइड्रोक्साइड्स को स्टडी किया, तो हमने कुछ ट्रेंड्स को सीखा। तो वह जल्दी से ट्रेंड्स का भी रिकैप कर देते हैं। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्साइड्स क्या होगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा, जबकि अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ द परऑक्साइड्स की बात करेंगे तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ द सुपर ऑक्साइड्स इंक्रीज करेगा, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ द ओजोनाइड्स इंक्रीज करेगा। हमने इसको कैसे याद किया था कि कैटायन भी बढ़ा एनायन भी बढ़ा तो दोनों की स्टेबिलिटी ज्यादा, अगर एनायन भी छोटा और कैटायन भी छोटा तो उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो इस तरीके से ऑक्साइड आयन छोटा और लिथियम आयन भी छोटा तो स्टेबिलिटी लिथियम ऑक्साइड की ज्यादा। और परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड्स, ओजोनाइड्स के केस में एनायन भी बड़ा और कैटायन भी जब बड़ा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। नेक्स्ट हमने बेसिक स्ट्रेंथ देखा हाइड्रोक्साइड्स का, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज डाउन द ग्रुप। स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्रोक्साइड्स आल्सो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ द हाइड्रोक्साइड्स आल्सो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो ये था रीकैप हमारे पिछले लेक्चर्स का, और अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी को डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड अगेन यहाँ पे एक आइड है। आइड का मतलब क्या होगा कि ये एक बाइनरी कंपाउंड होगा। बाइनरी कंपाउंड किसका होगा, एक तो है अल्कली मेटल के हाइड्राइड्स, तो अल्कली मेटल एक एलिमेंट होगा और दूसरा एलिमेंट होगा हाइड्रोजन। तो अल्कली मेटल और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनने वाले बाइनरी कंपाउंड को क्या हम बोलेंगे, अल्कली मेटल हाइड्राइड।
तो अल्कली मेटल्स रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ और फॉर्म करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्राइड। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है, सारे के सारे अल्कली मेटल्स एट अबाउट 673 केल्विन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्राइड फॉर्म करेंगे, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ लिथियम जो कि एक हायर टेम्परेचर पे ही रिएक्ट करेगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है। लिथियम अपने छोटे साइज की वजह से उसकी रिएक्टिविटी कम है, इसलिए वी हैव टू हीट इट एट अ हायर टेम्परेचर। और इन सबसे बनने वाला क्या है, एक व्हाइट क्रिस्टलाइन हाइड्राइड। तो सारे व्हाइट कलर के कंपाउंड्स होंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होंगे और सब आयनिक कंपाउंड्स होंगे, right? So all the alkali metal hydrides, they are ionic solids with high melting point. alkali metal एक हाइड्रोजन को लूज करेगा, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, दोनों ही अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करते हैं और दोनों के बीच में बनता है आयनिक कंपाउंड। तो जब भी आयनिक कंपाउंड बनता है तो उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। जो आयनिक कैरेक्टर है, दिस इज गोइंग टू इंक्रीज डाउन द ग्रुप। क्यों इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप? क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, इलेक्ट्रॉन को अल्कली मेटल से निकालना आसान होगा और वो इलेक्ट्रॉन इजिली अवेलेबल होगा फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड आयन फॉर्मेशन, इसलिए डाउन द ग्रुप आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। सो ऑर्डर ऑफ द आयनिक कैरेक्टर ऑफ द हाइड्राइड्स विल बी लिथियम हाइड्राइड का आयनिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। इनफैक्ट लिथियम जो है वो छोटा साइज है और उसकी जो पोलराइजिंग पावर होती है वो ज्यादा होती है, तो उसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ज्यादा होगा और डाउन द ग्रुप आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स दिस आल्सो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए हमने याद क्या किया था कि एक छोटा केटायन एक छोटे एनायन के साथ स्टेबल रहेगा, राइट? तो दो छोटे छोटे भाई अच्छे से खेलेंगे, जबकि एक बड़ा भाई एक छोटा भाई मजे से नहीं खेल पाते, राइट? तो स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स दिस डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। एटॉमिक साइज सेंट्रल एटम का इंक्रीज करेगा, एमएच बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज करेगी और लॉन्गर द बॉन्ड वीकर इट इज, उसको तोड़ना ज्यादा आसान हो जाएगा, राइट? सो the stability is going to decrease down the group. Lithium hydride is the most stable down the group. Cesium hydride को तोड़ना सबसे आसान। So next अब हम स्टडी करते हैं थोड़ा कुछ और इन हाइड्राइड्स के बारे में। और वेल ये जो सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं वो एक रिवीजन होने वाली है उन टॉपिक्स की जो कि आपने ऑलरेडी हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स में स्टडी किया था। आपको नहीं याद? वेल हम लोगों ने स्टडी किया था हाइड्राइड्स को in the lectures on hydrogen and its compounds, जब आपने आयनिक मॉलिक्यूलर इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स को स्टडी किया। तो अगर अल्कली मेटल के हाइड्राइड्स को हम पढ़ रहे हैं तो वो किस तरीके हाइड्राइड्स हैं, अभी हमने सीखा आयनिक हाइड्राइड। तो जो कुछ भी आयनिक हाइड्राइड से रिलेटेड आपने उस कोर्स में सीखा, उस चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में सीखा, वो सब कुछ अब हम जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। तो हाइड्राइड्स जो होते हैं वेल वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को इवॉल्व करते हैं और ये बन जाती है एक प्रेपरेटरी रिएक्शन फॉर हाइड्रोजन। तो फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम हाइड्राइड को लेंगे, उसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो फॉर्म होगा NaOH और साथ में हाइड्रोजन इवॉल्व होगा। और क्योंकि NaOH अल्कली है, अल्कलाइन इन नेचर है, इसका मतलब क्या है कि इस रिएक्शन से क्या बन रहा है, एक बेस बन रहा है। सोडियम हाइड्राइड कैसा हाइड्राइड हो गया? वेल ये हो गया एक बेसिक हाइड्राइड। और ये जो कैरेक्टर होगा हाइड्राइड्स का बेसिक टू एसिडिक शिफ्ट करेगा, जैसे कि हम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल जाएंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा हाइड्राइड्स का? वेल ये अगेन इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। अगेन सेम कि साइज इंक्रीज करेगा तो ये बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो उसको तोड़ना ज्यादा आसान, तोड़ना ज्यादा आसान तो रिएक्टिविटी ज्यादा। नेक्स्ट अब आते हैं कि ये जो फ्यूज्ड हाइड्राइड्स होते हैं तो उनका अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो दे आर गोइंग टू यील्ड हाइड्रोजन एट द एनोड। ठीक है, तो H नेगेटिव मेल्ट फ्रॉम द फ्यूज्ड हाइड्राइड, एनोड पे H2O इवॉल्व करेगा। तो इसका मतलब यहाँ से हमें मालूम लगता है कि H नेगेटिव की एक एग्जिस्टेंस है। ठीक है,
नेक्स्ट अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज करते हैं इन हाइड्राइड्स का। वेल ये हाइड्राइड्स आगे कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड, एल्युमिनियम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और ये जो सब है ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जिन्हें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। तो बहुत सारी रिएक्शंस में आप इनका यूज देखने वाले हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम अल्कली मेटल हाइड्राइड से ही फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड फॉर्म करना हो तो लिथियम हाइड्राइड और एल्युमिनियम क्लोराइड रिएक्ट करके इसे फॉर्म करेंगे और साथ ही में बनेगा लिथियम क्लोराइड। ऐसे ही अगर सोडियम हाइड्राइड को BF3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो बनेगा 450 केल्विन पे B2H6, जिसे हम डाइबोरेन कहते हैं, एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसे हम स्टडी करेंगे ग्रुप 13 एलिमेंट्स, P ब्लॉक एलिमेंट्स में जब आप पढ़ाई करोगे, राइट। और साथ ही में सोडियम फ्लोराइड बनेगा। मैं ये सब रिएक्शंस यहाँ पे इसलिए लिखती हूँ सो दैट कि जब इनका बार बार रेपिटेशन होता है तो उससे आपको उनको याद करना ज्यादा आसान होता है और कनेक्टिविटी बनती है कि हाँ यहाँ पे इनको यूज कर रहे थे, इनको स्टडी किया, फिर जब आप ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को पढ़ोगे वहां पे फिर से हम इनको स्टडी करेंगे तो वेल आप लोगों को हमेशा ये चीजें याद रहेंगी, ठीक है। तो वेल अब आगे ये B2H6 डाइबोरेन सोडियम हाइड्राइड के साथ कंबाइन करके फॉर्म करता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये सब रिएक्शंस आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ग्रुप 13 एलिमेंट्स की स्टडी में मिल जाएंगी। कोई भी एक्स्ट्रा रिएक्शन आपको नहीं याद करा रही हूँ, मगर सिर्फ रेपिटेशन करवा रही हूँ सो दैट कि अच्छे से याद हो, ठीक है। अब अगर ये सोडियम बोरोहाइड्राइड आगे वाटर के साथ रिएक्ट करे तो फॉर्म करेगा सोडियम मेटाबोरेट, अगेन एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड, और साथ में हाइड्रोजन इवॉल्व होगा। तो अगेन ये सब रिएक्शंस आपको कहाँ पे मिलने वाली है, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स में मिलेंगी। मगर हम पढ़ रहे हैं हाइड्राइड्स को तो क्यों ना यहाँ पे भी इनको समझे और याद करें। नेक्स्ट अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, इसको आप अगर BF3 के साथ रिएक्ट करोगे तो डाइबोरेन बनेगा B2H6, साथ में बनेगा लिथियम फ्लोराइड और साथ में एल्युमिनियम फ्लोराइड। तो इस रिएक्शन को आप इस तरीके से बड़ी आसानी से याद रख सकते हो कि बोरॉन इधर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्राइड बन रहा है B2H6। लिथियम फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके लिथियम फ्लोराइड फॉर्म करेगा और एल्युमिनियम भी फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम फ्लोराइड फॉर्म करेगा, और उसके बाद आपको सिर्फ रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन को याद कर सकते हो, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सिमिलरली अगर आपके पास सोडियम बोरोहाइड्राइड हो, उसको आयोडीन के साथ रिएक्ट करें तो अगेन डाइबोरेन B2H6 बनेगा, साथ में Na बनेगा और साथ में हाइड्रोजन इवॉल्व होगा, ठीक है। तो ये सब रिएक्शंस ग्रुप 13 की रिएक्शंस है। लिथियम हाइड्राइड को हम और हाइड्राइड्स के सिंथेसिस में बहुत फ्रीक्वेंटली इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो अनरिएक्टिव है ऑक्सीजन एंड क्लोरीन एट अ मॉडरेट टेम्परेचर, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लेता है। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, वेल जेईई मेंस 2018 का क्वेश्चन है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दिस रिएक्ट्स विद सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड टू फॉर्म, और चॉइसेस आपको प्रोडक्ट की गिवन है। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो रिएक्शन है, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में गिवन नहीं है, तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे। वेल आप इसका आंसर जो है, करेक्ट आंसर जो है वो है बी चॉइस। और इसको हम कैसे लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे अगर हम उसको इस रिएक्शन के साथ कंपेयर करेंगे। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड BF3 के साथ रिएक्ट करके B2H6 लिथियम फ्लोराइड और एल्युमिनियम फ्लोराइड फॉर्म कर रहा है, ये आपने अभी सीखा। और अब आपको क्या लिखना है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्शन। तो BF3 में बोरॉन ने किसके साथ कंबाइन किया था, हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे हम सिलिकॉन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करा देंगे, राइट। और लिथियम ने किसके साथ कंबाइन किया था, क्लोरीन के साथ, एल्युमिनियम ने भी क्लोरीन के साथ। तो अगेन यहाँ पे भी लिथियम क्लोरीन के साथ, एल्युमिनियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। तो वेल हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, सिलिकॉन का हाइड्रोजन के साथ सिलिकॉन हाइड्राइड, राइट। उसके बाद लिथियम का क्लोरीन के साथ लिथियम क्लोराइड और एल्युमिनियम का क्लोरीन के साथ एल्युमिनियम क्लोराइड, राइट। तो आई होप अब आप लोगों को इन दोनों रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से याद रहेंगे।
सो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे टुवर्ड्स हेलोजेंस। अगेन यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अंडरस्टैंडिंग है तो बहुत आसान है। अल्कली मेटल्स को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, हेलोजेंस को एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है फॉर द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा उसे गेन करेगा, तो रिएक्शन उन दोनों के बीच में क्या होगा, एक विगरस रिएक्शन। और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और दूसरे ने उसी इलेक्ट्रॉन को लूज किया था, तो वेल क्या फॉर्म होगा, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, which are formed by the transfer of electrons, not by the sharing of electrons. तो यहाँ पे बनेगा एक आयनिक हैलाइड that is M positive X negative, for example सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करते हैं, फॉर्म करते हैं सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड कैसा सॉल्ट है, एक आयनिक सॉल्ट है और एक व्हाइट कलर का सॉल्ट है और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। तो आप देखोगे कि अल्कली मेटल्स के जो सॉल्ट्स हैं जो कि हैलाइड्स हैं, दे आर व्हाइट इन कलर, दे आर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा टुवर्ड्स द हेलोजन, वेल डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी, क्योंकि यहाँ पे मेटल को क्या फॉर्म करना है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन फॉर्म करना है। तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, इसलिए रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी। और सिमिलरली अगर आपको कोई आयनिक कैरेक्टर पूछेगा तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, वेल उतना ही उसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, इसलिए सीजियम हैलाइड सबसे ज्यादा आयनिक होंगे। अब यहां से आपसे बहुत इंपॉर्टेंटली कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि लिथियम हैलाइड सबसे ज्यादा कोवलेंट क्यों है, तो वेल लिथियम हैलाइड सबसे ज्यादा कोवलेंट इसलिए होंगे क्योंकि जो लिथियम आयन है उसका साइज बहुत छोटा है। साइज बहुत छोटा है इसलिए उसकी बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है कि वो हैलाइड आयन की जो एनायन है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पुल कर सके, डिस्टॉर्ट कर सके। उसकी पोलराइजिंग पावर जो है वो ज्यादा होती है। पोलराइजिंग पावर जिसकी ज्यादा होगी उतना कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगेन हम क्या बोल रहे हैं, हम फजान्स लेक्चर को रिपीट कर रहे हैं, तो फजान्स रूल वाले लेक्चर को प्लीज अपना अच्छा स्ट्रॉन्ग कीजिए। साथ ही में लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी जो कि आप लोगों ने सीखी हुई है केमिकल बॉन्डिंग में, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो आप यो कुछ भी हम यहाँ पे बोल रहे हैं उसको ऑटोमेटिकली बहुत आसानी से समझते हैं और उसको फिर याद नहीं करना पड़ता, मगअप नहीं करना पड़ता, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिथियम आयन बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसलिए लिथियम के हैलाइड्स जो होंगे वो कोवलेंट होंगे। और सबसे ज्यादा कोवलेंट कौन सा होगा हैलाइड, वेल वो होगा लिथियम आयोडाइड। क्यों होगा लिथियम आयोडाइड, क्योंकि लिथियम आयन सबसे छोटा है इसलिए उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, और आयोडाइड आयन ये सबसे ज्यादा बड़ा एनायन है। बड़ा एनायन का मतलब है कि जो एनायन है उसका न्यूक्लियस अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को इतनी आसानी से होल्ड नहीं कर सकता, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉन कौन बहुत आसानी से डिस्टॉर्ट हो सकता है। बहुत आसानी से डिस्टॉर्ट हो सकता है का मीनिंग क्या होगा, अगेन लिथियम आयन उसको बहुत आसानी से पुल कर सकता है अपनी तरफ से, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। अगेन फ्लजान्स रूल हैज टू बी वेरी क्लियर विद यू पीपल। ठीक है, सो लिथियम आयन दिस विल बी द लिथियम आयोडाइड, दिस विल बी द मोस्ट कोवलेंट इन नेचर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की जो लिथियम फ्लोराइड होगा वो आयनिक कंपाउंड होगा। क्यों आयनिक कंपाउंड होगा, अगेन क्योंकि लिथियम आयन तो अभी छोटा ही है मगर फ्लोराइड आयन अब छोटा हो गया। फ्लोराइड आयन छोटा हो गया और उसकी इसलिए जो पोलराइजेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। और इनफैक्ट फ्लोराइड आयन तो सबसे ज्यादा, फ्लोरीन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्लोरीन लिथियम को पुल नहीं करने देगा। इसलिए क्या होगा, लिथियम जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो फ्लोरीन ने गेन कर लिया और उसको संभाल के रख लिया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का कंपाउंड कैसा होगा, एक आयनिक कंपाउंड होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आता है कि लिथियम क्लोराइड कैसा होगा। लिथियम तो अभी अगेन फिर छोटा ही है, मगर जो क्लोराइड आयन है अब ना तो वो फ्लोरीन एटम के जितना छोटा है और ना ही वो आयोडाइड आयन या ब्रोमाइड आयन की तरह बहुत बड़ा है। तो उसके केस में क्या होगा, क्या वो आयनिक होगा या वो कोवलेंट होगा। सो प्लीज डू रिमेंबर कि जो लिथियम क्लोराइड है दैट इज गोइंग टू बी हैविंग अ कोवलेंट कैरेक्टर। और ये हम कैसे कंफर्म करते हैं, बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एल्कोहल, सो वी कम टू नो कि लिथियम क्लोराइड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर है। ठीक है,
तो चलिए अब और क्या सीखना है हमें इन हैलाइड्स के बारे में, वो अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले इनकी प्रेपरेटरी रिएक्शंस। तो इनको हम जनरली प्रिपेयर करते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट विद एक्वस हाइड्रोहेलिक एसिड। मीनिंग क्या है? वेल मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास अल्कली मेटल का ऑक्साइड है, उसमें हमने HX डाला, जैसे कि HCl डाला, HBr डाला, तो कॉरेस्पॉन्डिंग आपको हैलाइड मिलेगा और साथ में वाटर बनेगा, राइट? तो उसकी एक्वस सोल्यूशन बनेगी। सिमिलरली अगर आप हाइड्रोक्साइड को HX के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको मिलेगा MX, अल्कली मेटल का हैलाइड और साथ में अगेन वाटर। या आपके पास अगर मेटल का कार्बोनेट हो, उसको हम हाइड्रोहालिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो अगेन हमें अल्कली मेटल का हैलाइड मिलेगा, साथ में वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। तो ये इसकी प्रेपरेटरी रिएक्शंस हैं जो कि हम जनरली यूज करते हैं प्रेपरेशन में। अल्कली मेटल के जो हैलाइड्स हैं, दैट इज MX, दे आर ऑल हाई मेल्टिंग कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मैंने आपको ये पहले ही बताया कि सोडियम क्लोराइड को याद रखो, जिसे आप ऑलरेडी कॉमनली रोज देखते हो। तो सोडियम क्लोराइड व्हाइट कलर का है, क्रिस्टलाइन है। तो बाकी के भी जो अल्कली मेटल के हैलाइड्स हैं वो भी व्हाइट कलर के होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, और क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड्स हैं इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होंगे। नेक्स्ट अब वो कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं अल्कली मेटल हैलाइड्स के बारे में जो कि आपको सीखनी है, और वो सबसे पहली चीज क्या है? वेल वो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इनकी हाई नेगेटिव एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन होती है। इसका मीनिंग क्या है ये आपको अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। सिंपली हमें हर एक चीज को मग अप नहीं करना है। अगर आप चीज को अंडरस्टैंड करोगे तो वो आपको याद रहेगी। तो एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन को आपने थर्मोकेमिस्ट्री में स्टडी किया था। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें सोडियम क्लोराइड बनाना है और उसमें हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखनी है, तो हमें सोडियम क्लोराइड किससे बनाना पड़ेगा? उसके एलिमेंट्स से। तो सोडियम और क्लोरीन से जब सोडियम क्लोराइड बनेगा, इसमें जो एंथैल्पी चेंज होगी, जो कि हीट चेंज होगी, उसे हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, राइट? अब इनकी जो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वो हाई नेगेटिव एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि डेल्टा H फॉर्मेशन दिस इज नेगेटिव और हाई नेगेटिव वैल्यूज हैं। तो डेल्टा H नेगेटिव कब होता है? जब एनर्जी रिलीज होती है प्रोसेस में, जब ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। और हाई नेगेटिव का मीनिंग क्या होगा कि ये बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं जब सोडियम और क्लोरीन से सोडियम क्लोराइड बनेगा, या किसी भी अल्कली मेटल और एक हेलोजन के मिलने से एक अल्कली मेटल हैलाइड बनेगा। तो हाई नेगेटिव एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन होगी, राइट? अब जो आपको इनके लिए याद करना है वो ये है, इनके ट्रेंड्स क्या हैं अल्कली मेटल हैलाइड्स के फॉर्मेशन की एंथैल्पीज के। तो सबसे पहला जो ट्रेंड आपको याद करना है वो है फ्लोराइड्स की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए। तो उसमें क्या है कि जो ये वैल्यूज हैं ये सब हाई नेगेटिव वैल्यूज हैं, मगर लिथियम फ्लोराइड से जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, ये एंथैल्पी वैल्यूज जो हैं वो लेस नेगेटिव हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? लेस नेगेटिव हो जाएंगी। इसका मतलब है कि इनमें जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, एनर्जी जो रिलीज होगी वो कम होगी, या एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो कम होगी, राइट? हमेशा याद रखना कि जब भी एक सब्सटेंस अपने रिएक्टेंट से फॉर्म हो रही है, अगर उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है तो सिस्टम एनर्जी लूज कर रहा है, राइट? रिएक्टेंट्स की एनर्जी प्रोडक्ट्स की एनर्जी से ज्यादा। तो जब भी सिस्टम एनर्जी लूज करता है तो वेल वो ज्यादा स्टेबल बनता है। तो जितनी भी ये हाई नेगेटिव एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन होंगी, उतना जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो जैसे ही ये नेगेटिव एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन डिक्रीज कर रहे हैं, आप ये भी इसको समझ सकते हैं कि स्टेबिलिटी इन कंपाउंड्स की इसी तरीके से डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो कि आपको यहां से अंडरस्टैंडेबल होती हैं। अब अगर हम क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स के केस में देखते हैं तो ये ऑर्डर उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाता है तो मीनिंग क्या हुआ कि लिथियम
क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडीन के केस में जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी उसकी मिनिमम नेगेटिव वैल्यू होगी, और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे सीजियम क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड बनेगा, उस केस में जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो सबसे मैक्सिमम होगी, सबसे ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता है ये भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ये ट्रेंड्स में वेरिएशन कहां से आई। तो उसके लिए अंडरस्टैंड ये करो कि जब सोडियम और क्लोरीन से सोडियम क्लोराइड को फॉर एग्जांपल हमें बनाना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि सोडियम जो है वो सॉलिड स्टेट में है, इसे आपको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, गैसियस स्टेट में, और इसमें जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसे हम क्या बोलेंगे, या तो हीट ऑफ सब्लिमेशन बोलेंगे या हीट ऑफ एटमाइजेशन बोलेंगे। इसे हमने पिछले लेक्चर में भी अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था, इसलिए जल्दी से ही बता रही हूँ, राइट। उसके बाद ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और Na पॉजिटिव बनेगा, राइट। उधर दूसरी तरफ क्लोरीन है, क्लोरीन डायटोमिक है, पहले आपको इसको मोनोटॉमिक एटम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगेन क्या हो गया, हीट ऑफ एटमाइजेशन हो गई। उसके बाद ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और Cl नेगेटिव फॉर्म करेगा। यहाँ पे क्या हो गया, एंथैल्पी कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। और फिर ये दोनों कंबाइन करके सोडियम क्लोराइड फॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे एनर्जी चेंज क्या होगी, लैटिस एनर्जी। तो ये सम टोटल इन सारी एनर्जी चेंजेस का हमें बताता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब है प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है। अब अगर हम लिथियम फ्लोराइड की बात करते हैं, तो लिथियम फ्लोराइड में लिथियम का साइज भी छोटा, फ्लोरीन का साइज भी छोटा, और लैटिस एनर्जी इसलिए बहुत ज्यादा हो जाती है। आई होप यू ऑल रिमेंबर कि जो लैटिस एनर्जी होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, चार्ज डेंसिटी, सो दैट विल बी चार्ज ओवर साइज। ठीक है, तो साइज जितना छोटा होगा उतनी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, और इसमें क्योंकि फॉर्मेशन हो रही है तो लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इस केस में ये लैटिस एनर्जी डोमिनेट करती है, और लिथियम फ्लोराइड दोनों ही आयंस का साइज छोटा है, पैकिंग बहुत अच्छी होती है, लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है, इसलिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा है। मगर अगर हम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड्स के केस में देखते हैं तो वेल वहां पे क्या होगा कि फ्लोराइड एक्सेप्शनली बहुत स्मॉल है, उसमें 3D ऑर्बिटल्स नहीं थी, बहुत ज्यादा छोटा था। मगर क्लोराइड, ब्रोमाइड्स और आयोडीन में ज्यादा ज्यादा जैसे हम नीचे जा रहे हैं साइज इंक्रीज करता जा रहा है, तो आप लोगों को उसको उसी कंपैरिजन में देखना होगा कि जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज इंक्रीज करेगा तो लैटिस एनर्जी कम होगी, मगर दूसरे केस में क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, हीट ऑफ एटमाइजेशन आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम होगी, हीट ऑफ एटमाइजेशन भी कम है, तो एनर्जी यूज कम हो रही है अगर रिलीज कम हो रही है तो वो जो नेट टोटल इफेक्ट बनता है हम देखते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड्स के केस में वो ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। इसलिए जो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हो रही है वो किस केस में हो रही है, सीजियम हेलाइड के केस में। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर कि यहाँ पे लिथियम फ्लोराइड के केस में लैटिस एनर्जी डोमिनेट करी है, बाकी चीजों में हीट ऑफ एटमाइजेशन और आयनाइजेशन एंथैल्पी ये सब फैक्टर्स डोमिनेट कर जाते हैं, इसलिए ये जो ट्रेंड्स हैं वो ऑपोजिट चले जाते हैं। जितना इन कंसेप्ट्स को अच्छे से अपना स्ट्रॉन्ग करोगे उतना इनके आंसर्स आपको याद रहेंगे, आपको इन ट्रेंड्स को मगअप नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज बहुत सारे ट्रेंड्स हैं और हमेशा होता यही है कि एग्जामिनेशन में ये ट्रेंड्स पूछे जाते हैं और मालूम होने के बावजूद फिर भी हम इनको गलत कर देते हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही हूँ आपको एक एक ट्रेंड को एक्सप्लेन करने में। और अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर मेटल होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर हमारे पास हेलाइड्स का ऑर्डर देखना होगा कि क्या होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का, तो अगेन हम देखेंगे कि लिथियम फ्लोराइड के केस में जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी वो सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी, डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज करेगी, अगेन क्योंकि ये साइज छोटा है, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। सो लैटिस एनर्जी का अब आप ऑर्डर समझ ही सकते हो कि डाउन द ग्रुप क्या होने वाला है, डिक्रीज करने वाला है। तो अगर हमारे पास लिथियम के सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम के हेलाइड्स का कंपैरिजन करना होगा लैटिस एनर्जी का, तो वेल क्या होगा, जितना छोटा साइज उतनी लैटिस एनर्जी ज्यादा, तो लिथियम सबसे छोटा है इसलिए उसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी।
ठीक है। और अगर कॉरस्पॉन्डिंगली आपको मेटल सेम रख के हेलोजेंस के केस में लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बताना होगा, तो अगेन फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है और जितना साइज छोटा होगा उतनी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, तो MF की लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज करती जाएगी। परफेक्टली फाइन, गुड। सो हम यहां से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फ्लोराइड्स हैं अल्कली मेटल्स के, वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, जबकि आयोडीड्स ऑफ द अल्कली मेटल्स दे आर गोइंग टू बी लीस्ट स्टेबल। सो नेक्स्ट अब हमें क्या डिस्कस करना है, हमें डिस्कस करने हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ये कैसे कंपाउंड्स थे, अभी हमने पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड्स हैं। आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, हाई होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, कम होते हैं। तो अगर ये आयनिक कंपाउंड्स हैं तो दे विल बी हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो अगेन अब क्या करना पड़ेगा, इनके ट्रेंड्स को फिर से याद करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात। तो अगर अब इनके ट्रेंड्स को याद रखना है तो क्या होगा, वेल मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स, अगर आपके पास मेटल सेम है, सिर्फ हेलोजन डिफरेंट है, ठीक है। तो हेलाइड्स के केस में अगर हम देखेंगे कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, एनायन का साइज इंक्रीज करेगा। एनायन का साइज इंक्रीज करेगा तो पोलराइजेशन इंक्रीज करेगी, पोलराइजेशन इंक्रीज करेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को क्या होगा, डिक्रीज करेंगे, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स के कम होते हैं। तो ट्रेंड क्या होगा, ट्रेंड ये होगा कि अल्कली मेटल के फ्लोराइड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे, डाउन द ग्रुप आयोडाइड्स तक जाओगे तो वो कम हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर हमारे पास हेलाइड सेम होगा और अल्कली मेटल का हम ट्रेंड्स को चेक करेंगे तो क्या होगा, वो अफेक्ट होंगे उसकी लैटिस एनर्जी से, ठीक है। और लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, जिसका साइज छोटा होता है, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा कि डाउन द ग्रुप इन जनरल अगर हम देखेंगे तो लिथियम से सीजियम पे जाते हुए लैटिस एनर्जी को क्या होना, लैटिस एनर्जी डिक्रीज करती है, तो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स भी डिक्रीज करेंगे। मगर यहाँ पे आपको अगेन थोड़ी थोड़ी चेंजेस को याद रखना पड़ेगा, वो अभी आपको समझाती हूँ। अगर हमारे पास हेलोजन का एटम क्लोरीन या ब्रोमीन है, क्लोरीन या ब्रोमीन है, तो क्या होगा, हमने डाउन द ग्रुप जाते जाते लैटिस एनर्जी कम हो रही है, लैटिस एनर्जी कम हो रही है तो सोडियम से पोटाशियम, पोटाशियम से रुबीडियम, रुबीडियम से सीजियम जाते हुए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट्स कम होंगे। लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इस हिसाब से सबसे ज्यादा होना चाहिए, लिथियम क्लोराइड लिथियम ब्रोमाइड के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होने चाहिए, बट हम क्या देखते हैं कि वो सबसे कम है। वो सबसे कम क्यों है, क्योंकि लिथियम का आयन का साइज छोटा है, छोटा है तो वो क्या करेगा, उसकी पोलराइजिंग कैपेसिटी ज्यादा है, पोलराइजिंग कैपेसिटी अगेन बढ़ेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। तो ये कंपाउंड्स जो बनेंगे, लिथियम क्लोराइड लिथियम ब्रोमाइड, आपको भी बताया भी था कि लिथियम क्लोराइड का कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो अगर कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट्स डाउन जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना अब आसान होना चाहिए। सिर्फ नॉर्मल ट्रेंड याद करो और जहां पे भी ये रेड्स दिख रहे हैं उनको नोट कर लो कहीं पे स्पेसिफिकली, एग्जाम में जाते से पहले ये सब चीजें आपको रिवाइज करके जानी है। फाइन। अब उसके बाद नेक्स्ट ट्रेंड किसके है, हमारे पास आयोडाइड्स का ट्रेंड। तो अगेन आयोडाइड्स के लिए भी नॉर्मल ट्रेंड क्या होगा कि जैसे आप लिथियम से सीजियम जाओगे, लैटिस एनर्जी कम हो रही है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी कम होने चाहिए हैं। मगर अगेन हम यहाँ पे गड़बड़ देखते हैं। गड़बड़ कहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे दो गड़बड़ देख रहे हैं। एक ये वाली गड़बड़ तो आप समझ सकते हो कि अब वो सेम ही है जैसे कि क्लोराइड और ब्रोमाइड के केस में देखा, और आयोडाइड आयन तो हमें मालूम है कि इसका सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा क्योंकि लिथियम सबसे छोटा है और आयोडाइड आयन सबसे बड़ा है, तो इन दोनों से बना हुआ कंपाउंड सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रखेगा तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट्स तो कम होने ही होने हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्योंकि ये आयोडाइड आयन है तो आयोडाइड आयन के कंपैरिजन में जो सोडियम है उसका साइज भी छोटा है, इसलिए उसकी जो पोलराइजिंग पावर है सोडियम आयन की फॉर द आयोडाइड आयन, वो उसकी वजह से यहाँ पे भी थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। इसलिए सोडियम आयोडाइड दिस इज हैविंग अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देन पोटेशियम आयोडाइड। समझ में आ गया, गुड।
और अगर हम फ्लोराइड्स के केस में देखेंगे तो फ्लोराइड्स के केस में क्या होगा, वेल फ्लोराइड के केस में हम डाउन द ग्रुप अगेन सेम ही ट्रेंड्स देखने हैं, सिर्फ लिथियम नहीं गड़बड़ करनी है। और इस केस में क्योंकि फ्लोरीन का एटम का फ्लोराइड आयन का साइज बहुत छोटा है तो इसलिए ये बिल्कुल डाउन द ग्रुप नहीं जाएगा। ठीक है, ये डाउन द ग्रुप नहीं जाएगा, ये एक आयनिक कंपाउंड है, हमने अभी स्टडी किया, तो इस केस में वो इतना इफेक्ट नहीं शो करता, बट ये इन बिटवीन यहाँ पे आ जाता है। सोडियम फ्लोराइड और पोटेशियम फ्लोराइड के कंपैरिजन में अभी भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम रहेंगे। ठीक है, सो आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया। गुड। सो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि कंपाउंड्स ऑफ लिथियम हैलाइड्स दे आर नॉट इन देयर ओरिजिनल पोजीशन ड्यू टू द पोलराइजेशन इन लिथियम हैलाइड्स। इन सोडियम आयोडाइड, सोडियम आल्सो कॉजेस पोलराइजेशन टू सम एक्सटेंट। सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ द हैलाइड्स। तो सॉल्युबिलिटी को मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होगी, एक होगी लैटिस एनर्जी, एक होगी हाइड्रेशन एनर्जी, और दोनों के दोनों ही चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होते हैं, मगर सॉल्युबिलिटी लैटिस एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और हाइड्रेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। राइट, तो अब इसके लिए आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स के भी अगेन ट्रेंड्स को याद करना है। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था कि हैलाइड कोई भी सॉल्युबिलिटी को जब भी आपको देखना हो तो उसके लिए पहले एक ट्रिक के अकॉर्डिंगली याद कर लो। अगर कहीं कहीं पे भी आपको चेंजेस दिखेंगी तो उसको आप सेपरेटली नोट डाउन कर लेना। और वो ट्रिक क्या बताया था, ट्रिक ये बताया था कि जितना भी कैटायन और एनायन के साइजेस में डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो अगर एक स्मॉल कैटायन हो और उसके साथ एक लार्ज एनायन हो तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, या अगर कैटायन का साइज बड़ा है और उसके साथ एनायन का साइज छोटा है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगेन अब हम इनके भी ट्रेंड्स जल्दी से देख लेते हैं। तो पहले फ्लोराइड्स की सॉल्युबिलिटी देखते हैं। अब फ्लोराइड्स कैसे एनायंस है, बहुत छोटे एनायंस है, तो छोटे एनायन के साथ अगर हमारे पास कैटायन का साइज बड़ा होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो क्या होगा, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, आसान है याद रखना। ऑलराइट, अगर हम क्लोराइड्स पे आ जाएंगे तो क्लोराइड्स के केस में क्या होगा, क्लोराइड्स के केस में सोडियम से सीजियम जाते हुए अगेन क्लोरीन डाउन द ग्रुप क्या है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करिए, क्योंकि क्लोराइड का आयन भी अभी बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, तो सीजियम बड़ा है, सीजियम बड़े के साथ छोटा, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है, अगेन लिथियम क्लोराइड की। लिथियम क्लोराइड की एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि लिथियम आयन हमने स्टडी किया था कि उसकी हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होती है। हाइड्रेशन ज्यादा होने की वजह से लिथियम का जो साइज है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। राइट, तो बड़े साथ छोटे की सॉल्युबिलिटी ज्यादा। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे आपको सिर्फ एक लिथियम क्लोराइड को याद रखना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ब्रोमाइड्स पे। अब ब्रोमाइड का आयन खुद से बड़ा है, आयोडाइड का आयन भी बड़ा है। राइट, तो उस केस में हमें कैटायन का साइज छोटा चाहिए, तो लिथियम ब्रोमाइड की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाएंगे सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम आयोडाइड्स पे आएंगे तो अगेन सेम ही ट्रेंड होगा। एक्सेप्शन यहाँ पे कहाँ पे आएगी, लिथियम आयोडाइड के केस में। क्यों, अगेन हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से, क्योंकि लिथियम का हाइड्रेटेड आयन का साइज बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो बड़े के साथ बड़ा, तो अगेन सॉल्युबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, बहुत कम नहीं होती है, अगर हम कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा ही ऑर्डर में चेंज आता है। राइट, ऑलराइट, तो अब हमें यहाँ पे याद क्या रखना है, सबसे पहला कि लिथियम फ्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम है पानी में। वो क्यों कम है, वो इसलिए कम है क्योंकि इसकी लैटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, और लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतनी सॉल्युबिलिटी कम होगी। और अगर आपको कोई पूछे कि सीजियम आयोडाइड, ये सबसे छोटे छोटे, ये सबसे बड़े बड़े आयंस, इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम क्यों है, इसकी सॉल्युबिलिटी कम इसलिए है क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम है। बड़ा साइज की वजह से हाइड्रेशन एनर्जी कम, हाइड्रेशन एनर्जी कम तो सॉल्युबिलिटी कम। तो ये दो चीजें आपको इंपॉर्टेंटली याद रखनी है कि सबसे छोटे छोटे आयंस से बना हुआ कंपाउंड लिथियम फ्लोराइड, उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम, और सबसे बड़े बड़े आयन से बना हुआ कंपाउंड सीजियम आयोडाइड, उसकी सॉल्युबिलिटी की कम। एक का कारण लैटिस एनर्जी,
और दूसरे का कारण हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है। So lithium, this has the maximum polarization, hence it has lower solubility in polar solvents. और पोटाशियम आयोडाइड का अगर आपको पोटाशियम हेलाइड्स में अगर आपको कोई पूछे कि सबसे ज्यादा सॉल्युबल हेलाइड कौन सा होगा, तो प्लीज डू रिमेंबर उसका पोटाशियम आयोडाइड है जो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा बिकॉज ऑफ लो लैटिस एनर्जी। ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको याद रखनी है, सबसे पहले ऑल द हेलाइड्स दे आर सॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट लिथियम फ्लोराइड एंड सीजियम आयोडाइड विच हैव लो सॉल्युबिलिटी, से हमने भी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, हाई लैटिस एनर्जी एंड लो हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी कम है। और अब एक और चीज याद रखनी है कि जो लिथियम के हेलाइड्स होते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट लिथियम फ्लोराइड, जो कि हमने डिस्कस किया कि ये आयनिक कंपाउंड है। क्यों आयनिक कंपाउंड था? क्योंकि फ्लोराइड आयन बहुत छोटा था, तो लिथियम आयन की पोलराइजेशन पार इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि फ्लोराइड आयन को अपनी तरफ का इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच सके, इसलिए ये एक आयनिक कंपाउंड है। और आयनिक कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट्स में ज्यादा सॉल्युबल होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं होंगे। तो बाकी के जो हैलाइड्स हैं लिथियम के, दे आर सॉल्युबल इन इथानॉल, एसीटोन, इथाइल एसीटेट एक्सेट्रा। Lithium chloride is soluble in pyridine also. The solubility in relatively non-polar solvents, this depends upon polarization. ठीक है, तो अब आप ये तो समझते ही हो कि non-polar solvent की जो में solubility है वो polarization पे depend करेगी। जितनी polarization ज्यादा होगी उतना covalent character ज्यादा होगा, covalent character ज्यादा होगा तो organic solvents में solubility ज्यादा होगी। और इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आपको सिखाती हूँ, ये हमें हेल्प करता है चूज करने के लिए कि सॉल्वेंट कौन सा होना चाहिए किसी भी रिएक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्काइल हैलाइड्स में एक रिएक्शन है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, जो कि हम यूज करते हैं अल्काइल आयोडाइड्स की फॉर्मेशन में। तो हम अल्काइल हैलाइड्स को स्टडी करेंगे क्लास 12th में, मगर अभी आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रही हूँ कि ये रिएक्शन में होता क्या है कि हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, दैट इज या अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड, राइट, और उसको हमने रिएक्ट कराया सोडियम आयोडाइड के साथ और उसमें बना क्या Ri पोटेशियम आयोडाइड और साथ में सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड बनेगा, जो भी हमने यहाँ पे X लिया होगा। तो ये X क्या होगा, या क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा, और उसको हम आयोडीन के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। अब उसके लिए हमें इस रिएक्शन के लिए एक सॉल्वेंट चाहिए। वो सॉल्वेंट या तो वाटर हो सकता है या वो एसीटोन हो सकता है। वाटर क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट है, और एसीटोन क्या है, एक ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, अब इस केस में होगा क्या कि जब हमारी ये रिएक्शन वाटर की प्रेजेंस में कराएंगे तो वाटर में NaCl क्या है, सॉल्युबल है, जबकि एसीटोन में NaCl सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, वो क्यों नहीं सॉल्युबल होगा अब आप लोग सब समझते हो, क्योंकि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, उसकी पोलराइजेशन नहीं होती है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सॉल्युबल नहीं होगा, राइट। अब उससे होगा क्या कि अगर ये एसीटोन में सॉल्युबल नहीं है तो ये क्या करेगा, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देगा तो ये रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड करेगी। जबकि इस केस में जहां पे सोडियम क्लोराइड बन रहा है और प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा, वाटर में सॉल्युबल है, ये रिएक्शन बैकवर्ड भी जा सकती है। तो इस केस में जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए सॉल्वेंट क्या होगा इस रिएक्शन के लिए, एसीटोन। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, NaCl this is soluble in water but it is insoluble in acetone and this makes the reaction unidirectional। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज हो गया जो कुछ हमने अभी स्टडी किया। सो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं अगले रिएक्शंस पे, और वो है रिएक्टिविटी विद सल्फर एंड फास्फोरस। बहुत मुश्किल नहीं है, आसान सी ही चीज है कि अल्कली मेटल सारे के सारे सल्फर और फास्फोरस के क्या फॉर्म क्या करेंगे, आयनिक सल्फाइड्स या फॉस्फाइड्स। फॉर एग्जाम्पल सोडियम जब सल्फर के साथ कंबाइन करता है तो वो फॉर्म करता है सोडियम सल्फाइड, और फास्फोरस के साथ कंबाइन करेगा तो सोडियम फॉस्फाइड। अगर आपको बाकी के यहाँ पे रिएक्शंस दिखाऊं तो कोई भी अल्कली मेटल फास्फोरस के साथ फॉस्फाइड फॉर्म कर रहा है, आर्सेनिक के साथ आर्सेनाइड्स फॉर्म कर रहा है, और एंटीमनी के साथ स्टिबनाइड्स फॉर्म कर रहा है। अब ये स्टिबनाइड्स कहाँ पे आ गया, वेल यहाँ पे हम एंटीमनी को लैटिन जो नेम है उसका है स्टिबियम,
सो स्टिबियम से ये बना स्टिबिनाइट्स। और नेक्स्ट हमारे पास है सल्फर और बाकी के ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स। तो मेटल और सल्फर मिलके सल्फाइड्स फॉर्म करेंगे, सिलेनियम के साथ ये सिलेनाइड्स फॉर्म करेगा और टेलुरियम के साथ ये टेलुराइड्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, आसान है, नथिंग डिफिकल्ट। नेक्स्ट अब हम अगेन मूव करते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि ये अल्कली मेटल्स जो होते हैं ये क्या है, रिड्यूसिंग नेचर शो करते हैं। और बहुत सारी पढ़ाई इससे रिलेटेड हम पिछले लेक्चर में ऑलरेडी कर चुके हैं जब हम स्टडी कर रहे थे इन अल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी विद वाटर। तो जल्दी से उन कंसेप्ट्स को रिवाइज करते हैं कि हमने वहां पे देखे थे कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज होती हैं उसमें लिथियम की जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है, सोडियम की सबसे कम है, और सोडियम से अगर हम सीजियम जाएंगे तो डाउन द ग्रुप नेगेटिव वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं। इनका मतलब क्या था, इनका मतलब ये था कि सबसे पहले ये जो वैल्यू गिवन है M पॉजिटिव से M फॉर्म हो रहा है, तो वो कब होता है, M पॉजिटिव जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो M बनता है। इलेक्ट्रॉन का गेन मतलब कि रिडक्शन हो रही है। तो ये जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसे आप डिटेल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th में स्टडी करोगे। और अगर प्रोसेस हम उल्टा कर दें कि M से M पॉजिटिव बनाना है तो M को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, तो M पॉजिटिव बनेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये जो वैल्यू आएगी उसके लिए वो क्या बन जाएगी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, और इन दोनों वैल्यूज में एक दूसरे के साथ एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है कि वेल ये दोनों वैल्यूज की न्यूमेरिक वैल्यू सेम रहती है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। इसका मीनिंग क्या है कि लिथियम की अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -3.04 वोल्ट है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका कितना होगा, 3.04। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर कि ई ऑक्सीडेशन इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ ई रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। अब इसका हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज हैं वो बता रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी कितनी है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, या हम कह सकते हैं कि कितनी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज क्या होंगी, टेंडेंसी क्या रिप्रेजेंट करेगी कि कैसे कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। रिडक्शन पोटेंशियल बताता है टेंडेंसी टू गेन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम कहते हैं कि लिथियम की वैल्यू हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू है तो उसका मीनिंग क्या होगा, हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू का मतलब कि उसकी लीस्ट टेंडेंसी है टू गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, नेगेटिव जितना नंबर कम होता जाता है उतना नंबर कम होगा का मीनिंग क्या हुआ कि जितना नंबर जितना नेगेटिव नंबर बढ़ा उतनी वो वैल्यू छोटी, उतनी वो वैल्यू छोटी, इतना मतलब उसकी सबसे कम टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड या सबसे कम टेंडेंसी टू एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कन्वर्सली इसी का हमारे पास हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होगा, जिसका हाईएस्ट नेगेटिव है उसका हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होगा। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव का मीनिंग क्या है, पॉजिटिव वैल्यू जितनी बड़ी होगी इसका मतलब है उसकी मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड ना मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। और दोनों को इकट्ठे क्लब कर लो तो इसका मतलब है कि हाईएस्ट नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल आपको क्या बता रहा है कि उसकी उतनी टेंडेंसी अच्छी टू एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सो लिथियम की सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है रिडक्शन वाली। इसका मतलब क्या है कि उसकी मैक्सिमम टेंडेंसी है टू गेट ऑक्सीडाइज्ड और बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वो एक्ट करेगा। और अगर मैं इसे सोडियम की ही बात कर दूंगी तो सोडियम की वैल्यू सबसे कम है, इसका मतलब है कि ये सबसे खराब रिड्यूसिंग एजेंट है इन सब में से। ठीक है, समझ में आया। सो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन और टेंशियल वैल्यूज है वो हमें क्या बता रहे हैं, किसी भी एलिमेंट की रिड्यूसिंग पावर। मगर ये जो रिड्यूसिंग पावर है वो किस में बता रहे हैं, वेल वो एक एक्वस मीडियम में बता रहे हैं। तो उसके लिए जो टोटल चेंज होगा वो क्या होगा, सबसे पहले मेटल है सॉलिड स्टेट में वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, अगेन सब्लिमेशन एंथैल्पी आएगी, सब्लिमेशन एंथैल्पी या हीट ऑफ एटमाइजेशन आएगी, वो मेटल का गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, M पॉजिटिव फॉर्म करेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आएगी, और ये मेटल का जो आयन है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके M एक्वस फॉर्म करेगा और वो क्या हो गया, ये हो गया हाइड्रेटेड आयन, और इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो ये सम टोटल ऑफ ऑल दिस
हमें क्या बता रहा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज बता रहे हैं। तो लिथियम के केस में ये वैल्यू बहुत ज्यादा हाई आ रही है। वो क्यों आ रही है, क्योंकि लिथियम का जो साइज है वो बहुत छोटा है। छोटा होने की वजह से हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, इन दोनों को डोमिनेट कर जाती है और देयरफॉर उसकी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू आती है और ये इसलिए इसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा है। This acts as the strongest reducing agent. Otherwise, अगर हम सोडियम से सीजियम के केस में देखेंगे कि तो बाकी के दो डॉक्टर्स जो हैं वो ज्यादा डोमिनेट करेंगे और वो ज्यादा डोमिनेट करेंगे तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज, हीट ऑफ एटमाइजेशन वैल्यूज, वो दोनों ही डिक्रीज करेंगे। इसलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज भी सोडियम से लेके सीजियम तक जाते जाते क्या होंगी, ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज हमें मिलेंगी। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या होगा कि लिथियम की -3.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वैल्यू, तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि सोडियम की मिनिमम वैल्यूज है, इसलिए दिस इज द लीस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। सो ये अगेन आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आई होप अब आप बता सकते हो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी लिथियम की सबसे ज्यादा है, उसको इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगनी चाहिए, मगर फिर भी वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि उसकी हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होती है, हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है। ठीक, अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्कली मेटल्स दे एक्ट एज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट्स देन हाइड्रोजन, व्हाई? तो उसका आंसर क्या होगा, अगेन बिकॉज ऑफ द लार्ज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज दे कैन रिएक्ट विद कंपाउंड्स कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन एटम्स टू लिबरेट हाइड्रोजन। ठीक है, तो उनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज जो है वो ज्यादा है। सो लिथियम और C2H5OH कंबाइन करके C2H5OLi फॉर्म करेंगे और हाइड्रोजन रिलीज होगी, राइट? तो दे एक्ट एज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट than hydrogen. Reactivity of alkali metal with water हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दैट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। लिथियम की रिएक्टिविटी वाटर के साथ सबसे कम है, डाउन द ग्रुप सीजियम की रिएक्टिविटी वाटर के साथ सबसे ज्यादा होगी, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगी। और वो क्यों होगा, क्योंकि वहां पे केस में पहले जो इनिशिएशन है, एक्टिवेशन है, वो ये दो स्टेप्स हैं। ठीक है, तो इनकी डोमिनेशन की वजह से ये हाइड्रेशन एंथैल्पी बाद की बात आ जाती है, जब वाटर के साथ ऑलरेडी रिएक्शन हो रहा है, मगर उस रिएक्शन को शुरू करने के लिए जो दो स्टेप्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिथियम बिकम्स द लीस्ट रिएक्टिव विद वाटर। अगेन बहुत डिटेल में इसको पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, सो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ है। सो इसके साथ हमारा आज का ये लेक्चर फिनिश होता है, जो कि हमें पढ़ना था, मगर अब आपका काम शुरू होता है। आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और मुझे ये देखना है कि आपने इस लेक्चर में से कितना गेन किया। तो प्लीज अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में डाल के जरूर पोस्ट कीजिएगा, मैं आपको इनके करेक्ट आंसर्स तभी बताऊंगी। वेल, पहले क्वेश्चन का मैं आंसर आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो हमने पहले डिस्कस किया था, बट आई रियली वांट कि आप लोगों को ये याद हो, इसलिए मैंने इसको लेक्चर रिव्यू क्वेश्चंस में भी डाला। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के साथ जब रिएक्शन होती है तो क्या फॉर्म होगा, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सॉल्युबिलिटी ऑर्डर फॉर द अल्कली मेटल फ्लोराइड्स इन वाटर आपको बताना है, और ये जो एनटीए के मॉक टेस्ट हैं उसका एक क्वेश्चन है। तो प्लीज हम हर लेवल बेस्ट कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए हर तरह के पेपर्स को स्कैन कर रहे हैं, सो दैट कि कुछ भी नहीं छूट जाए जो हमने आपको ना बताया हो। अगर फिर भी कुछ रह जाए तो प्लीज डू लेट अस नो, आने वाले स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत आपके रिव्यूज मैटर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये एनटीए के मॉक टेस्ट से लिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड एंड लिथियम ब्रोमाइड। Fourth question, highest and lowest magnitude for the enthalpy of formation of alkyl halides। तो इसमें अगेन आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है, और वेल ये मैंने कुछ और कॉम्पिटिटिव बुक्स में से ही क्वेश्चन लिया है, किसी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन ये नहीं है, बट अगेन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के जो ट्रेंड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज उनको भूलिएगा नहीं। ये नहीं जरूरी कि हर बार पुराने ही क्वेश्चन आएंगे, नए क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में जरूर आएंगे, एंड दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट जो आपको याद होना चाहिए।
Next question, which of the following is correct? Lithium is a better reducing agent than sodium. Sodium is a better reducing agent than potassium. Rubidium is a better reducing agent than sodium, और rubidium is a better reducing agent than lithium. And please यहाँ पे note कि ये एक मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, तो प्लीज अपनी सारी की सारी ऑप्शंस को यहाँ पे मार्क कीजिएगा. जो स्टूडेंट्स जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को ये भी तैयारी अपनी साथ में करनी है. So that would be all for this lecture. I hope आप लोगों ने ये लेक्चर एंजॉय किया और आप अब नेक्स्ट लेक्चर की वेट जरूर करेंगे. तो उसके लिए प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल. लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो थम्स अप जरूर कीजिए, बुरा लग रहा है तो थम्स डाउन कीजिए, मगर अगर अच्छा लग रहा है तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, सो दैट कि हम और बच्चों तक रीच कर सकें और बच्चों को हेल्प कर सकें. तो सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू.